बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे आज़ाद कश्मीर के आवाम की नज़रें और आज़ाद कश्मीर में लोग क्या तब्दीली चाहते हैं और आज़ाद कश्मीर के किन इदारा जात में इस्लाहात की ज़रूरत है, आज अब बात करेंगे। सरदार सगीर चुगताई साहब PTI आज़ाद कश्मीर के रहनुमा हैं। सरदार साहब को शुक्रिया कि आप आए और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, आपको भी खुश आमदेद। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे सगीर चुगताई साहब के आज़ाद कश्मीर के आवाम के पास आप जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम की डिमांड्स क्या हैं, क्या सवालात हैं, क्या उनके वो मुतालबात हैं? बहुत शुक्रिया राशिद साहब। मैं समझता हूँ कि जो 2021 के इलेक्शन हैं, इन पर जिस तरह आपने जिक्र किया कि पूरे आज़ाद कश्मीर बाहर से भी जो हमारा डायस्पोरा है उन सब की नज़रें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में, ठीक है। इसमें मैं समझता हूँ कि दो तीन जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक तो जो 5 अगस्त 2019 को भारत हिंदुस्तान ने कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील किया, कश्मीर की डेमोग्राफी के हवाले से जो उन्होंने इकदाम किए, ठीक है। उस हवाले से लोगों का कंसर्न है कि जो जमात कश्मीरियों के काज को, कश्मीरियों की जो इस वक्त मुश्किलात हैं उस पार उनको एड्रेस करेगी। मैं समझता हूँ कि एक तो लोगों की नज़रें, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने UN के अंदर जाकर कश्मीरियों की नुमाइंदगी की, फिर उन्होंने कहा जी कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, और ठीक है। उसके बाद भी उन्होंने OIC का इजलास बुलाया। तो ऐसे इकदाम हैं। मैं समझता हूँ कि एक तो कश्मीरियों को ये उम्मीद है कि इमरान खान जैसी बड़ी पर्सनैलिटी जब ये बाहर जाती है तो वो कश्मीरियों को केस को बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकते ठीक हैं। बात है। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये जा रहा है PTI को कि यहाँ कश्मीरियों की जो नुमाइंदगी हो रही है वो तो बेहतरीन अंदाज में हो रही बेहतर है। अंदाज में। दूसरा मैं समझता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटल डिस्ट्रॉय हो नहीं तो चुका वो है। तो फारूक हैदर साहब कहते हैं मैंने तो बेरोज़गारी का खात्मा कर देखें, दिया है। कोई एक बता दें जो कोई उन्होंने कोई मेगा प्रोजेक्ट इस 5 सालों के अंदर लाया हो कि जिससे लोगों को रोज़गार मिला हो। ठीक है। अभी जो उन्होंने ऐसे काले कानून पास किए हैं कि जो अडाक मुलाजमीन थे उनको उन्होंने कन्फर्म किया है, ये ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने पहले 4.5 साल किधर थे, ये आखिरी दौर में जाकर, ये आगे आने वाले दौर में लोग कोर्ट में जाएंगे, ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा मैं समझता हूँ कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। फिर तीसरा जो है वो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर करप्शन जो है वो जो है इंतहा को पहुंची हुई है। ये फारूक अदर साहब खुद जो आप बड़े आज दावे करते हैं कि जी हम, मैं आप उनकी अगर 5 साल 7 साल 8 साल की उनकी स्टेटमेंटें देखें, वो हमेशा ये कहते थे कि जी मैं टेंट में रहता हूँ। तो कोई पूछे ना उनसे, ये जो आपने टेंट से ये जो वहाँ वाइट हाउस बना हुआ है उस तक का सफ़र आपने कैसे किया, ठीक है। कोई पूछने वो वाला वज़ीर आज़म इकदार। बनने के बाद हुआ ना। ये सब कुछ बाद हुआ। अभी उनके प्लाजे भी बन रहे हैं, ज़मीन की वहाँ कटिंग भी हो रही है, चाइना कटिंग भी हो रही है। तो ये मैं समझता हूँ कि फिर उन्होंने जो एहतसाब का ऐसा कानून लाया है, जो बिल उन्होंने पास किया, तो उसकी बुनियाद पर तो उसकी मौजूदगी में तो किसी का आज़ाद कश्मीर में एहतसाब हो ही नहीं सकता। ठीक है। उसमें बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी डाल दी हैं कि आज़ाद कश्मीर का कोई शहरी जो है वो अगर उसके पास कोई सबूत भी होगा, उसके पास कोई ना रिसोर्स होंगे कि वहाँ करप्शन हुई है, तो कानून ऐसे हैं कि वो उन्होंने चूँकि कहा हुआ है कि जो आदमी कंप्लेंट करेगा बर्डन ऑफ प्रूफ भी उस पर होगा। तो मैं अच्छा। समझता हूँ कि, और उसको कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ आम शहरी कहाँ से सबूत मुहैया करेगा, अगर नहीं मुहैया करेगा। पहले उन्होंने जो इनिशियल मुसवदा लाया था उसमें 10 साल सज़ा रखी थी, ठीक वो है। मैंने कमेटी में जाकर उसको कम कराया, डिबेट के बाद उन्होंने फाइनली 3 साल रखी है। यानी मुलजम पे सज़ा के ज़ोर पे के बजाय उन्होंने जो है ना शिकायत कुंदा पे। शिकायत कुंदा पे कि अगर वो सबूत नहीं दे सकता तो उसको 3 साल सज़ा होगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कानून बना के उन्होंने अपने आप को बेल आउट करने की कोशिश की है। जितनी करप्शन हुई है, मैं समझता हूँ कि इसका सबसे पहले तो मैं नहीं तो समझता हूँ कि इस जो एहतसाब का बिल था, जो एहतसाब का ये कवानीन उन्होंने किए, तो इस हवाले से एहतसाब में को अदालत में को किया है? कोई नहीं किया। मैं समझता हूँ कि चूँकि इन्होंने अक्सरियत की बुनियाद पर बिल्डोज किया, 49 का ओस था, मेरे ख्याल में 49 के ओस में शायद हम 1 या 2 आदमियों ने इसको अपोज़ किया, फिर मैंने कमेटी में इसको अपोज़ किया, फिर मैंने अपना डाइसेंट्री नोट दिया इस पर कि ठीक है। मैंने बल्कि फ्लोर पे कहा जी कि या तो आप इस कानून को ख़त्म कर दें, इसकी मौजूदगी में किसी का एहतसाब नहीं हो लेकिन सकता, या दूसरी तो हुकूमत आगे तब्दील कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। इस कानून की मौजूदगी में तो किसी को आप सज़ा नहीं दे सकते, करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि जो नई हुकूमत आए उसको बुनियाद सबसे पहला ये काम करना चाहिए कि एहतसाब का ये जो कानून इन्होंने लाया इसको फौरी तौर पर ख़त्म करके नया बेहतर एहतसाब का कानून बनाने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसको सिर्फ विक्टमाइजेशन के लिए नहीं, रियल जो है ऐसे कानून बनाए कि जहाँ
जो करप्शन हो रही है उसको रोका जा सके। आज़ाद कश्मीर का छोटा सा खिता है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जो करप्शन की नज़र हो रहा है पैसा, उसका मैं समझता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हर आदमी का वहाँ एहतसाब होना चाहिए कि ये जो लोग थे आज इनके पास इतनी जायदादें कहाँ से आई हैं। जिस तरह मैंने मिसाल दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे मैं टेंट में रहता हूँ, फिर ये टेंट से आखिर इतनी जल्दी कैसे वाइट हाउस तक पहुँचे वहाँ। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आइंदा इंशाल्लाह आने वाली हुकूमत इन चीज़ों का एहतसाब करेगी, और एहतसाब के कानून में मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये ज़रूरी इस चीज़ की है कि उनके अंदर तरामीम की जाए, और जो कानून उन्होंने बनाए हुए हैं एहतसाब एक्ट जो उन्होंने लाया उसको ख़त्म करके नया एहतसाब एक्ट लाना चाहिए। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। आप चूँकि आज़ाद कश्मीर के मामला को बड़े करीब से देख रहे होते हैं, और क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कितने मजबूत एहतसाब की ज़रूरत है, और अगर एहतसाब का इदारा मजबूत हो जाए तो आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर जो छोटा सा इलाका है वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता? बहुत शुक्रिया याकूब साहब। बुनियादी तौर पे तो ये 60 लाख की आबादी का ख़िता जन्नत बनना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान खुसूसी फ़ंड भी देती है, हिस्से का फ़ंड भी देती है, मंगला की रॉयल्टी भी देती है, लेकिन वहाँ पर जो पॉलिटिशियन रहे हैं वो अपने आप को महाराजा के ख़ानदान से समझते हैं कि ठीक है। मैं हूँ, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा नस्ल ख़ानदान चले। ठीक है। इस ख़ानदानी जो विरासत का से देखें, जमहूरियत जो दी गई थी उसका मतलब था कि जमहूर की फलाह भी हो। ठीक है। ये जमहूरी से जब सिलसिला चलता है आमरीत की तरफ गए हैं, और मेरा ही बेटा होगा, मेरा ही बाप होगा, मेरे ही ताया होगा, और कोई बंदा हो नहीं सकता है, इसलिए इन्होंने माल बनाया। फारूक कादिर साहब अगर कहते हैं ना कि लोगों को वहाँ पर रोज़गार भी मिल गया है और कोई, तो वो ठीक कहते हैं, इसलिए कि शाम के बाद उनको पता है सब लोग बेरोज़गार हैं और सब कोई प्यासा भी नहीं है। जब वो पानी पीने वाली महफल में बैठते हैं तो कहते हैं कोई बंदा इस मुल्क में अब प्यासा भी नहीं है, और पानी भी सबको मिल रहा है, खाना भी सबको मिल रहा है। जहाँ तक एहतसाब का निज़ाम है, देखें दुनिया में एक ये निज़ाम पहले बरतानिया ने बनाया था कि किसी आदमी पर करप्शन का जब इल्ज़ाम लगाएंगे तो आप कहेंगे कि फ़लाँ जगह से चोरी की, वहाँ FIR हुई है, फिर वकीलों ने नज़ीरें निकाली कि उस आदमी को सज़ा हुई है, लिहाजा अब इसने चोरी की है। जो नया निज़ाम आया, वाइट कॉलर क्राइम आया, उसमें कहा गया कि जिसके पास जायदाद है वो बताएगा मैंने कहाँ से ली है। और ये 1400 साल हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने के, जनाब आपने ये इतनी लंबी कमीज़ कैसे बनाई? उनका जी मैंने अपने बेटे से कुर्ता लिया। तो ये बर्डन उसके ऊपर होता है जिसके पास लंबी कमीज़ है, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी है, जिसकी लंदन में जायदादें हैं, जिसने वाइट हाउस बनाया, ये उस पर बर्डन है। उस पर बर्डन नहीं कि मैं आया वो जिसने मुझे चोरी करके दिया, जहाँ से मैंने चोरी की है वहाँ क्लर्क पकड़ा गया है, अच्छा उसको सजा हुई है, उसके बाद मेरे तक आना। ये वाइट कॉलर क्राइम अब ये 1400 साल पुरानी है, लेकिन अब दुनिया में ये तब्दील हो चुका है। एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए, शदीद होना चाहिए, और उसके लिए टाइम रखना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। 3 महीने। और अगर ये काम कश्मीर में कर दिया तो सारी, देखा ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में मुझे याद है कि जनरल हयात साहब को रखा तो उन्होंने कहा जी हर 10 घरों पे बिजली पहुंचाओ ताकि सितारों की तरह ये नज़र आए। सही है। इन्होंने तो सवाए अपनी लूट मार के, एक ऐसे आदमी की कश्मीर में ज़रूरत है जो रजा हो, जिसके पास पैसे हों, जो टिकटों के पैसे न मांग रहा, जो ठेकों में पैसे। एक आदमी आता है कहता है मैं बिजली का यहाँ, कहते हैं मुझे कितने दोगे? वो कहता है जी बिजली बना के देना चाहता हूँ सारी। वो कौम को छोड़ो, हमारा बरतानिया में घर कैसे बनेगा? बिल्कुल सही है, तो लेकिन सारी सूरत हाल पे अगर नज़र दौड़ाएं तो आज़ाद कश्मीर में बरादरियों की सियासत है, कबाइल की सियासत है, आज़ाद कश्मीर में इलेक्टेबल की सियासत है। फिर PTI की अगर मैं बात आपसे पूछूं, चूँकि आप भी PTI में हालिया शामिल हुए हैं, तो कैसे मुकाबला करेगी इन बरादरियों का, कबाइल का और उन इलेक्टेबल्स का जो मुख्तलिफ इलाकों में एक आप समझ लें कि माफिया की सूरत इख्तियार कर चुके हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो चेयरमैन इमरान खान है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका जो विज़न है, उनकी जो सोच है, वो मैं समझता हूँ कि अगर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों तक पहुँचा दी जाए, उसमें मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल पर अगर हम मोबलाइज सही कर गए, इमरान खान का पैगाम हर घर में पहुँचा गए, तो मुझे यकीन है कि वहाँ से PTI को बहुत एक्शन मिले। अभी मैं आपको बताऊँ, सिर्फ रिसेंटली जो इन्होंने हेल्थ कार्ड जो है, एक गरीब घर था, गरीब घराना है, जिसके पास अपने बच्चे को बीमार हो जाता था, कोई ख़ानदान बीमार हो जाता था, तो उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि वो उसको सही इलाज करा सके। ठीक है। अभी मैं समझता हूँ कि उन्होंने 7 लाख रुपया एक हेल्थ कार्ड की सूरत में, मैं समझता हूँ कि ये भी अगर बताया जाए लोगों को कि इससे आम आदमी को कितना फ़ायदा हुआ है, तो ये ऐसे बुनियादी चीज़ें हैं जो खान साहब ने की हैं, उनकी हुकूमत ने की हैं।
कोविड के दौरान जो हुकूमत ने जिस तरह लोगों को रिलीफ किया, रेस्क्यू किया, ये मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जाकर वहाँ लोगों को रेस्क्यू किया कोविड के हवाले से, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी ये जो बैंकर बन रहे हैं और बैंकर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपया वहाँ मुख्तस किया है। फिर अभी उन्होंने LOC पे जितने भी हमारे 13 हल्के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं उनके जो वहाँ से उनको चूँकि बाज़ औक़ात जब शेलिंग होती थी तो वो लोग कोई इंजर्ड हो जाते थे, उनको वहाँ से प्रॉपर रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था। अभी हालिया मैं समझता हूँ कि वफाकी इस हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि उन हल्कों के अंदर हर हल्के के अंदर 13 किलोमीटर पक्की रोड जो है इन्होंने फ़ी हल्का इन्होंने दी है। उसका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में उन्होंने उसको आगे भी ले जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उससे भी वहाँ एक अच्छा मैसेज जाएगा कि वहाँ से जब वहाँ शेलिंग होती थी कोई ज़ख्मी होता था तो उसको हम प्रॉपर रेस्क्यू नहीं सकते। अभी हमने उनको ये तजवीज़ भी दी थी कि रेस्क्यू हेली सर्विस शुरू की जाए ताकि अगर कोई ज़ख्मी हो तो उसको फौरी तौर पर हेली के ज़रिए दूसरे बेहतर उसके हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए। तो इस तरह के मैं समझता हूँ कि ऐसे इकदाम हैं जो मैं समझता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट ने किए। फिर मैं समझता हूँ कि PTI की जो गवर्नमेंट है इससे पहले आज फारूक अदर साहब रो रहे हैं, लेकिन अगर वो अपना माजी देखें कि जब 2016 में इलेक्शन हुए थे तो 2016 एक साल पहले इन्होंने जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी चौधरी मौजूद साहब के फंड्स रोक लिए थे, चीफ सेक्रेटरी अपना बैठा दिया था, सेक्रेटरी फाइनेंस अपना बैठा के, IG अपने बैठा के हुकूमत को महफूज किया हुआ था। लेकिन इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है कि आज तक उन्होंने इनको किसी जगह रोका टोका नहीं है, बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अपना टेन्योर पूरा करें। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा क्रेडिट है इस हुकूमत को कि इन्होंने कोई आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तक दाखिल। फिर फारूक हैदर साहब को गुस्सा क्यों है? गुस्सा उनकी ये नेचर है। जब अब चूँकि उनको पता है कि मैं 5 साल कुछ नहीं कर सका, जो आदमी अपने 5 साल अवाम को मुतमईन नहीं सके, उसके पास वसाइल होते हुए वो उनको खर्च ना कर सके, जो कोई एक मेगा प्रोजेक्ट जो अवाम को ना बता सके कि मैंने अपने 5 सालों में अवाम के लिए क्या किया है, तो वो रोना धोना ही करेगा। अब उनका रोने धोने का वक्त आ चुका है, इसलिए कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी 4 साल 4.5 साल वो लोगों के सामने यहाँ हो चुकी है। इसलिए अब वो रोना धोना कभी वफाक को धमकियाँ दें। उस वक्त इनको आज तक तो हमारा वफाक से कोई यहाँ से मिनिस्टर नहीं गया, तो जब किरमानी साहब, परवेज रशीद साहब और वज़ीर उमूर कश्मीर बरजस ताहिर साहब 1 साल पहले जाकर वहाँ उन्होंने डेरे डाले हुए थे, वहाँ हेली पे जाते थे और सर्विस भी दे रहे थे, और वहाँ से जाकर ये इतने ऐलानात किए जा रहे थे कि हम आज़ाद कश्मीर में मोटरवे देंगे। तो आज लोग पूछते हैं वो जो नवाज शरीफ साहब ने ऐलानात किए थे मोटरवे वो किधर हैं? आज तो लोगों को नज़र आनी चाहिए थी जिन एक्सप्रेस वे के और मोटरवे के मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किए थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बाग में ऐलान किया था जी कि हमें एक स्टेट ऑफ आर्ट जो है आपको हार्ट का एक हॉस्पिटल बना के देंगे। आज लोग पूछते हैं कि वो बाग में वो हॉस्पिटल किधर गया जिसका नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था। आज लोग पूछते हैं कि जो इन्होंने रवात से मुजफ्फराबाद तक इन्होंने कहा था कि हम एक ट्रेन सर्विस चलाएंगे, तो आज लोग पूछते हैं कि वो ये आपके लीडरशिप जो पाकिस्तान से आई थी उन्होंने ये ऐलानात किए थे, तो वो आज लोग कहते हैं कि हमें दिखाएं। तो आज वो दिखाने के लिए नहीं है, तो अब वो दिखा नहीं सकते कुछ आवाम को, अब वो रोना धोना ही करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अब उनके रोने धोने का वक्त और बढ़ता जाएगा, वो मज़ीद रोने धोएंगे, इसलिए कि वो 5 सालों में आवाम को कुछ रिलीफ नहीं दे सके। रेस्क्यू ये जो कोविड आया तो कोविड के दौरान हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से इन्होंने सर्वे किया। मैंने फ्लोर पे कहा कि ये जो आपने लिस्टें बनवाई थी पटवारियों ने, किसी ने 2000-3000 गरीब आदमी से लिए, कम से कम उनको इतने पैसे दे देते, वो जो उन्होंने फाइलें बनवाने के लिए पैसे दिए वो तो उनको मिल जाते। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से सिंगल पेनी जो है वो आज़ाद कश्मीर के शहरियों को नहीं मिला। तो लोग पूछते हैं कि वो पैसा किधर गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब उनके रोने धोने के वक्त आ गया और वो मज़ीद उसमें इजाफा होगा, क्योंकि जब आदमी परफॉर्म नहीं करेगा तो वो सिर्फ रोना धोना। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में दावे वादे इनसे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप अमली काम करें और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जो इदारा जात हैं उनमें इस्लाहात का कोई ऐसा मॉडल लाएं? आपने याकूब साहब 100% कहा इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान हो या कश्मीर में हो, जो भी जमहूरी मुल्कियत के नाम पे अरकान मौजूद हैं, उनके अफराद मौजूद, वो ऐसे कानून बना देते हैं ताकि उनके करप्शन और बदनामी को रोका ना जा सके, आइंदा उनसे पूछा। एक तो उनकी इस्लाहात की ज़रूरत है। दूसरा एक और आंसर है जो इंडिया ने बांग्लादेश में किया था, मुक्ति बहानी वाला, कि कुछ लोगों को असबियत की बुनियाद पर, कौमियत के नाम पर लोगों को उभारा जाए। वो काम
मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत में न सिर्फ पाकिस्तान में हुआ बल्कि आज़ाद कश्मीर में सबसे ज़्यादा हुआ है। देखिए कश्मीर के लोग पाकिस्तान से चाहते हैं मोटरवे मिले, एक्स वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। ये नमक में आटे में नमक के बराबर लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान से काटो। भाई लोग तो कहते हैं मोटरवे दो, एक्सप्रेस दो, पाकिस्तान फौरी तौर पर हम पहुँच सकें, आ सकें, जा सकें, रवाबत हो सके। लेकिन फारूक हैदर साहब उन लोगों की आबियारी करते रहे हैं जो पाकिस्तान से अपने आप को अलग समझते हैं, अपने आप को अलग कौमियत के नाम पे पाकिस्तान से अपने आप को जुदा करना चाहते हैं। और इसको फिर दूसरा ये कि जो कौमियत की असबियत है उसका बुनियादी मकसद क्यों वो भी फैलाया गया है। हम कहते हैं कि उधर के कश्मीर के लोग क्या हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, हम मिल्लत के तस्वर को करते हैं, ये कौमियत के तस्वर को करके कहते हैं कि उनको छोड़ो, उनको भूल जाओ, हमें क्यों उधर मुद्दा। ये वो लोग आप समझते हैं कि मसला कश्मीर के हवाले से आज़ाद कश्मीर पे कोई असरात पड़ेंगे? जिस अंदाज में वज़ीर आज़म की इन्होंने बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस अंदाज में कहा कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूँ, और इस बात को लेकर अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या आप समझते हैं कि अवाम आज़ाद कश्मीर के क्या सोचते हैं, क्या पजीराई मिल रही है? याकूब साहब देखें, बेनज़ीर के दौर में बोर्ड उतारे गए, कश्मीर हाउस के बोर्ड उतारे गए, सारे अरसे में फॉरेन सेक्रेटरी भी आज कर रहा है। नवाज शरीफ ने कहा कि 85 के बाद अगर कश्मीर का नाम किसी ने लिया है तो इमरान खान ने लिया है, इमरान खान के लोगों ने किया। और हमेशा पाकिस्तान 85 के बाद नवाज शरीफ इंडिया से हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हम पहली मरतबा का हम बात नहीं करेंगे, कश्मीर पे बात आओ कर। देखें वहाँ आपके पास ताजिकिस्तान का सरबराह आता है, वो कहता है हमें रास्ता दो। उनका जी रास्ता तब मिलेगा जब कश्मीरियों को उनके हकूक मिलेंगे। इतनी खुल के बात किसी ने की है जितनी इमरान खान ने की है या इस हुकूमत ने की है। अब देखें बिला वजह अपना वो जहनी तौर पे जो तासब है उसको फैलाना। पाकिस्तान क्यों कश्मीर को सूबा बनाएगा, क्या जरूरत है पाकिस्तान को? सिर्फ और सिर्फ तासब फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। कश्मीरी तो है, क्या आप कश्मीर के लोग पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, चेयरमैन सेनेट नहीं रहे, पंजाब का वजीर आला कश्मीरी नहीं है, कभी यहाँ कहा है? वो तो अपना मुल्क समझते हैं। और कभी इमरान खान की हुकूमत का कोई नजरिया नहीं है कि उसको सूबा बनाया जाएगा। आईनी तरमीम क्यों करेंगे भाई? आपने तरमीम कर ली, फारूक हैदर ने जो किया है 18वीं तरमीम की तरह, उस तरह काफी सारा गंद उन्होंने कहा। उसके बावजूद उन्होंने कहा कश्मीरियों को आप जो मर्जी कर लो, ये हमारे भाई हैं, पाकिस्तान इनका मुल्क है, पाकिस्तानियों का कश्मीर। मौजूदा जो बजट है आज़ाद कश्मीर का, आप ये नहीं समझते कि अगर वो सही मानों में ज़मीन पे लगे तो आज़ाद कश्मीर एक तरक्की याफ्ता उसमें साफ में शामिल हो सकता है? देखिए उसमें दो बुनियादी चीज़ें, एक तो हमारा जो नॉन डेवलपमेंट बजट है, वो जो कि हमारा आज़ाद कश्मीर की जो स्टेट है, हमारी पॉपुलेशन टोटल 40-45 लाख है, लेकिन जो हमारा दूसरा बजट जो नॉन डेवलपमेंट, जिस तरह हमारे एक्सपेंडिचर हैं सैलरीज़ पे, हमारा चूँकि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, आप सुप्रीम कोर्ट से देखें नीचे तक आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता है। तो गो के उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह हमारा बहुत सा पैसा हमारा चला जाता है नॉन डेवलपमेंट में। जो हमारा डेवलपमेंट बजट है वो भी प्रॉपर यूटिलाइज़ नहीं होता। अगर वो प्रॉपर यूटिलाइज़ हो जाए, उस पर चेक एंड बैलेंस हो, हमारी जो रोड बनती है एक साल दूसरे साल वो रोड जो है टूट फूट का शिकार होती है, इसलिए कि वहाँ करप्शन ने हमारे इस पूरे सिस्टम को खोखला किया हुआ, दीमों की तरह चाटा हुआ है। जब तक आप उसमें करप्शन नहीं ख़त्म करेंगे, अगर प्रॉपर पैसा जो है ग्राउंड पे लगेगा, तो आप देखेंगे अगर ये यहाँ अकाउंटेबिलिटी, वहाँ कभी बात फारूक हैदर साहब की सरबराही में हुई कि ये इदारा जाते हैं, इनमें रिफॉर्म्स की जाएँ, यहाँ बेहतरी की जाए, जो मतलब बेरोज़गारी की बात है उसको एड्रेस किया जाए? देखिए वो विजन वाली लीडरशिप कर सकती है। फारूक हैदर साहब के पास कोई विजन नहीं है, वो एबनॉर्मल शख्स है, उससे आप कोई एक्सपेक्ट नहीं, किसी व्यक्ति उसके मुंह से कोई भी बात निकल सकती है। वो तब हो कि कोई विजनरी लीडर हो, जिसकी कोई सोच हो, तो वो जो है जो आदमी एबनॉर्मल हो उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो आपको कोई भी सोच देगा, कोई विजन देगा, कोई प्लानिंग देगा। मैंने फ्लोर पे कहा, मेरे बजट स्पीच देखे, मैंने उनको कहा जी कि अगर हम आप हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाती, हमारी तजावीज़ को आप लेते, तो शायद हम इलाके के लोगों की, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बना सकते थे। लेकिन मैंने कहा आपने कभी अपोजिशन को सीरियस लिया ही नहीं है। फारूक हैदर साहब ने जो हमारे अपोजिशन के साथ, आज वो कहते हैं जी कि हमारा एक MLA जो है वो एल्फ उठाया हुआ था तो वो चले गया उधर, तो उसको ये, तो मैं उनसे पिछली दफ़ा मैंने ये पिछले सेशन में मैंने फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि ये फारूक हैदर साहब आपकी तहरीर है, वो मेरे पास मौजूद है। मैंने कहा था ये मैं फ्लोर में
पेश करूँगा। अब मैंने रिज़ाइन कर दिया, अदरवाइज़ मैं आइंदा बजट इजलास में या जो भी इजलास होता उसमें मैं पेश करता कि फ़ारूक अदर साहब के अपने हाथ से लिखे हुए अपोजिशन के साथ जो मामला थे कि उनको जो डेवलपमेंट फंड्स में, तो उससे वो मुनारिफ हो गए। मैं समझता हूँ कि खुद उनका अपने कोलो फेल में लेकिन एक साथ। आज़ाद कश्मीर में ये भी देखने में आया कि आज़ाद कश्मीर में जो वज़ीर आज़म साहब ने जाली मशीरों के एक ढेर लगाया है तकर्रियों का, वो भी तो काबिल अफसोस है। और उन सियासी कारकुनों की मैं समझता हूँ कि तो ही नहीं। ये मैं समझता हूँ कि आखिरी 2 माह पहले 3 माह पहले उनको सोचना चाहिए, जो सियासी कारकुन है वो अपनी दोइन क्यों करवाते हैं कि ऐसे ही वो टाइपिंग मशीन पे रखी हुई है, वहाँ से वो नोटिफिकेशन दे रहे हैं, कोई उनके कोई प्रॉपर जो सर्विसेज से नोटिफिकेशन होता है। तो वो मैं समझता हूँ कि ऐसे कारकुनों को वो अपने इलाके में जाकर लोगों को दिखाते हैं जी कि मैं जी एडवाइज़र लग गया हूँ, सर्विसेज से किसी का बल्कि ये भी नोटिफिकेशन। सुनने में आया कि किसी मशीर साहब ने पुलिस को कहा है फ़ोन करके कि जी मुझे प्रोटोकॉल भी दें। हाँ, तो वो ये ऐसे वो टैक्टिस हैं, ये इलेक्शन टैक्टिस हैं सारे जो लोग अब जिनके जो सियासी कारकुन हैं। 5 साल तो फ़ारूक अदर साहब ने अपने कारकुनों को कभी पूछा नहीं, कभी अपनी मजलिस अमला की मीटिंग नहीं बुलाई, कभी जमाती मीटिंग नहीं बुलाई, कभी कि किसी मशावरती अमल में उसको शामिल किया जाए कारकुनों को। तो अब वो कारकुनों के अंदर एक मायूसी है। मुस्लिम लीग एन के जो कारकुन हैं ठीक उनके है। अंदर उसको वो मायूसी को कवर करने के लिए किसी न किसी जगह वो कोई ना कोई इस तरह के नोटिफिकेशन करके तो कारकुनों को मजबूर लेकिन करने, मुस्लिम तो कॉन्फ्रेंस उससे को तकसीम फ़ारूक हैदर साहब की वजह से हुई है। उन्होंने सिर्फ इस वजह से कि ये पार्टी सदारत और वजारत उज़्मा वो कह रहे थे, अतीक साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, आज दोनों उन्हीं के पास भी हैं। लेकिन न खुदा सिर्फ तजाद। ये है कि बल्कि ख़ुद हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। आइनी तौर पे कश्मीर क्या है कि मैं बिला रग़बत और रियायत, बिला रग़बत और रियायत सब के साथ बराबरी का सलूक करें। क्या सबको आपने वाइट हाउस दे दिया? क्या शाम की महफिलें सारे कश्मीर के लिए आपने खोल दी हैं? क्या वही तिक्का कबाब शाम को सारे लोगों को मिलता है? आप तो खुद हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आपने रिश्तेदारों को भर्ती किया, लेकिन एक तलबदारों को जो भर्ती किया। आप मुझे तजवीज़ दें वदूद साहब, आपको लोग देख रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में आप गहरी नज़र भी रखते हैं, क्या ऐसा आना चाहिए आने वाली हुकूमत के लिए, किन चैलेंजेस का उनको सामना करना देखिए, पड़ेगा? और सबसे पहले तो कड़ा एहतसाब होना चाहिए। हाँ, और पहले आते ही मैं समझता हूँ पहले हफ्ते में ऐसी कानून साजी करें कि सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो, जिसने करप्शन किया है और वो साबित करे, इस कानून को ख़त्म करें। एहतसाब का जो कानून उन्होंने बनाया है कि निशानदेही करने वाला है, चोर की निशानदेही करने वालों को फंसा दिया जाए और चोर जो है फिरता रहे, उस कानून को ख़त्म करें। वही पैसा लगा के उसको फंसा दे। 3 महीने में वही लगाते हैं, 3 महीने में उस आदमी को फौरी तौर पे जो है सज़ा होनी चाहिए और ताहयात उसको आइंदा इंतखाबात में जो है हिस्सा लेने की परमिशन। दूसरी बात, बहुत शुक्रिया, तीसरी बहुत बात शुक्रिया। गैर मुल्किन के भी असासे मालूम करें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया सगीर चुगताई साहब, वदूद कुरैशी साहब। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और हर तरफ से यही आवाज़ उठ रही है कि आज़ाद कश्मीर में कड़े एहतसाब की ज़रूरत है। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने